हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर 3 पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को देखा था। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी तरह की जो विकास है वो किसी भी प्रकार का हो तो वो किसी न किसी कारक से प्रभावित होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब उसके जेनेटिक प्लस उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते थे। सेम ऐसे ही किसी मनुष्य की पर्सनालिटी भी इन्हीं कारकों पर निर्भर करती है। और कौन कौन से और भी कारक हैं उन सब के बारे में हम आज देखेंगे। तो देखिए, व्यक्तित्व के निर्धारक या डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या हैं। मुख्यतः 3 भाग हैं इसमें। पहला है जैविक कारक या बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक या साइकोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा है वातावरण संबंधी कारक यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब जैविक कारक में हम अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर रचना, शारीरिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम वातावरण संबंधी कारक में सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है जैविक या वंशानुक्रम कारक। जैविक कारक से तात्पर्य ऐसे कारक से है जो आनुवांशिक होते हैं यानी कि जेनेटिक, जो जन्म से या जन्म के पहले से ही व्यक्ति में विद्यमान होते हैं यानी कि गर्भावस्था से ही व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं इसमें, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये क्या होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि फीलिंग्स। जब हमारे अंदर कोई फीलिंग्स होती है ना, तो वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसी को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो ये अलग अलग ग्रंथियों के माध्यम से होता है, उन्हीं के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो देखा जाता है जैसे कभी कभी हम बहुत एक्टिव फील करते हैं, कभी बहुत पैसिव यानी निष्क्रिय फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्हीं ग्रंथियों के स्त्राव के कारण होती हैं, जो हार्मोन्स का स्त्राव होता है। इसमें विभिन्न प्रकार से आपको इन रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बताया गया है, जैसे कि शीर्ष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद से उपगल ग्रंथि, गल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, उदर ग्रंथि, अभिवृक्क ग्रंथि, आंत, डिम्ब ग्रंथियाँ और अंडकोश। इन सब के बारे में हम अभी आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि या जिसको कि मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, इसका स्थान मस्तिष्क में होता है। आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल हमारे माइंड पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका पेट चाहे कितना भी भरा हो, आपने कितनी भी अच्छी डाइट ली हो, अगर आपका मन खराब है यानी कि आपका मूड खराब है, तो आप खुद को क्या है, बहुत थका थका सा महसूस करते हैं। आपने भले नींद पूरी ली हो, लेकिन फिर भी अगर आप मन से थके हुए हैं, तो आपके पूरे शरीर में जान नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जितना भी हमारी बॉडी की जो भी क्रियाएं हैं वो सब हमारे मास्टर ग्लैंड यानी कि हमारे माइंड से प्रभावित होते हैं। अगर हम मन से खुश हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी फील होता है, अगर हम मन से दुखी हैं तो हमारी भूख प्यास भी मिट जाती है, हमें किसी खाने में भी स्वाद नहीं आता है और हमेशा हम थके महसूस करते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, आप उपवास कर रहे होते हो, ठीक है, आप उस उपवास कर रहे होते हो तो आपने मन से अपने आप को तैयार कर लिया होता है कि आज आप भूखे रहोगे या आप प्यासे रहोगे। आपने मन को समझा लिया होता है, तो आपकी बॉडी काम कर रही होती है भूखे प्यासे रहने के बावजूद। जबकि अगर आपको ऐसे खाना ना मिले तो आप कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान होते हो। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो काम हमारा मन पसंद होता है उस काम को करने में हमारा पूरा शरीर एक्टिव होता है, जबकि जिस काम को हम पसंद नहीं करते यानी कि हमारा मन पसंद नहीं करता है उस चीज़ को, तो उसके लिए हमारे शरीर में थकावट रहती है और हमारी एनर्जी फील नहीं होती है। ऐसा इन्हीं हार्मोन्स के कारण होता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रधान है वो पीयूष ग्रंथि या फिर जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं।
तो इसका स्थान मस्तिष्क में होता है और अधिक हार्मोन स्रावित होने से व्यक्ति के शरीर की लंबाई अधिक और कम होने से व्यक्ति बौना हो जाता है। इवन ये हमारे शरीर के भी जो लंबाई है या ग्रोथ है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप देखो तो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर आप भारत की ही बात कर लो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं गांव की लड़कियां या शहर की लड़कियों में अगर आप कंपेयर करो तो उनकी हाइट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एक ही एज के लड़के और लड़की की हाइट में डिफरेंसेस होते हैं, जबकि ये अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर अदर कंट्रीज़ में इतना डिफरेंस नहीं होता है। उसका भी कारण क्या है? अब डाइट एक अलग फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में जो महिलाओं की स्थिति होती है, यानी कि मानसिक रूप से उन पर बहुत दबाव होता है, जिसके कारण से वो इतना मेंटली फ्री नहीं होती और उनकी लंबाई इतनी अधिक नहीं हो पाती है। यानी कि हाइट में डिफरेंस लड़का और लड़की में हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा होता है। उसका भी एक कारण यही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से उतने हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। और जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई एक लड़की है जिसके घर का माहौल बहुत ही खुला हुआ है, यानी कि वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत फ्री रहती है, तो उसकी हाइट, और दूसरी ओर जिसके घर में बहुत ही ज़्यादा कुंठित माहौल रहेगा, उसकी हाइट में आपको डिफरेंस साफ साफ देखने को मिलेगा। यानी कि व्यक्ति के शरीर की लंबाई भी उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के कारण प्रभावित होती है। इस ग्रंथि के अग्रभाग से सोमेटोट्रोकिन नाम का हार्मोन, ध्यान रखेंगे MCQ क्वेश्चंस के लिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको ध्यान में रखना है। कौन सा हार्मोन्स है? सोमेटोट्रोकिन। कहाँ से रिलीज होता है? पीयूष ग्रंथि से। इस हार्मोन के सहारे पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि आदि के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है। यानी कि इस ग्लैंड के थ्रू, इस ग्रंथि के थ्रू बाकी की भी जो ग्रंथियां हैं वो इसके कंट्रोल में रहती हैं। नेक्स्ट है अभिविक्त ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्रंथि का स्थान वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर होता है और इसके द्वारा व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति का नियंत्रण होता है। यानी कि इमोशंस का कंट्रोल कौन सी ग्रंथि से होता है? तो ये अभिविक्त ग्रंथि से होता है। भय, क्रोध आदि संवेग इसी हार्मोन्स का अधिक महत्व है। इसको आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं या कहाँ से स्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड से होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं ना, डर के मारे पेशाब कर देना, ठीक है? तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि देखो भय, क्रोध ये सारे संवेग किडनी के पास ही हैं, ठीक है? ये अभिविक्त ग्रंथि जो किडनी के पास ही, और आपको पता होगा कि व्यक्ति के पेशाब में किडनी का क्या रोल है, किस तरह से फिल्टर करता है, तो ही फिर यूरिनरी सिस्टम में इसका आप रोल देख सकते हो। तो यही कारण है कि इंसान डर के मारे पेशाब कर देता है। तो ये हो गई एग्जाम्पल की बात। नेक्स्ट है गल ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। तो गल ग्रंथि या थायराइड का व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके नष्ट हो जाने पर श्लेष्मकाय नामक रोग होता है। इम्पॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखेंगे कि अगर गल ग्रंथि या थायराइड जो हार्मोन्स हैं उसका वो नष्ट हो जाए, यानी कि थायराइड ग्लैंड अगर नष्ट हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? श्लेष्मकाय या माइक्सोडेमा, दोनों ही नाम याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इस रोग में क्या होता है? व्यक्ति के शरीर में शिथिलता आ जाती है, उसकी जितने भी मस्तिष्क या पेशी की क्रियाएं हैं मंद पड़ जाती हैं, चमड़ी पर सूजन आ जाती है, स्मृति मंद होने लगती है, ध्यान केंद्रित नहीं रहता, चिंतन करना कठिन हो जाता है। और जन्म से ही अगर ये ग्रंथि ना हो तो बालक की बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। उसमें आजाम्बुख बाल, क्रेटिन्स, बौने, कुरूप और मूढ़ बुद्धि बालक इसी ग्रंथि के प्रभाव का परिणाम है। और इस ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने पर व्यक्ति में तनाव, अशांति, चिड़चिड़ापन, चिंता, अस्थिरता ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। मोस्टली महिलाओं में ये इस ग्रंथि संबंधी विकार ज़्यादा होते हैं। उसका भी एक विशेष मनोवैज्ञानिक कारण है। महिलाओं में अधिक थायराइड होने का क्या कारण है?
मनोवैज्ञानिक कारण अगर हम देखें तो महिलाएं या तो दो प्रकार की होती हैं, या तो जिनकी आवाज़ बहुत दबा दी जाती है, यानी कि अपनी सभी फीलिंग्स को दबा देना, बहुत दबी कुचली अबला नारी टाइप जिसकी आवाज़ दबा दी गई हो, तो उससे इसकी इस गल ग्रंथि यानी गले पर असर पड़ता है। यानी वो बोलना चाहती है और नहीं बोलती, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, जिसके कारण इस ग्रंथि पर जोर पड़ता है और इसमें विकार उत्पन्न होता है। या फिर दूसरे टाइप की महिलाएं जो बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, तो उससे भी इस ग्रंथि पर अत्यधिक जोर पड़ता है और इस ग्रंथि में विकार आता है। यही कारण है कि महिलाओं में थायराइड की जो समस्या है, यानी कि इस ग्रंथि में जो विकार होता है या हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, वो पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, यौन ग्रंथि या सेक्स ग्लैंड। इस ग्रंथि के विकास से स्त्री में स्त्रियोचित गुणों का और पुरुषों में पुरुषोचित गुणों का विकास होता है। यानी कि महिलाओं के जितने भी फीमेल से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, इस तरह से पुरुषों में भी मूंछों का आना या फिर जितने भी मेल पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है, यानी कि इन ग्रंथियों में विकार होने पर उनकी जो शारीरिक रचना है वो सही नहीं हो पाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं की जो होती हैं हल्की, उनकी थोड़ी मूंछें आने लगती हैं, या कई बार होता है कि कुछ पुरुष भी होते हैं जिनके वक्ष जैसे डेवलप होने लगते हैं, तो उसका भी कारण यही है, इस ग्रंथि में विकार। नेक्स्ट है शरीर रचना या फिजिक्स। तो अगर आप देखें तो मनुष्य जैसा सोचता है उस कहीं ना कहीं उसकी बॉडी वैसी हो जाती है, या फिर जैसी बॉडी होती है कहीं ना कहीं मनुष्य के मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रायः देखा जाता है कि मोटे व्यक्ति ज़्यादा हंसी मजाक पसंद करते हैं, आराम पसंद करते हैं, सामाजिक दिखाई पड़ते हैं, यानी सोशल होते हैं। उसी के अपोजिट अगर देखा जाए तो दुबले पतले व्यक्ति संयमी, तेज और चिड़चिड़े होते हैं। 100% नहीं, लगभग 80 to 90% की बात की जा रही है अमूमन। दूसरा आप एग्जाम्पल ले लो, बाल। तो जिन लोगों के बाल लंबे होते हैं, जैसे महिलाओं के जिनके लंबे बाल होते हैं, तो कहते हैं कि बालों में भी क्या होती है कि मेमोरी डेवलप होती है, यानी कि जो इमोशंस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, वो बालों में संग्रहित होती हैं। यही कारण है कि महिलाओं की मेमोरी यानी हर छोटी सी छोटी बात भी याद रखती हैं, और जिस महिला के जितने लंबे बाल होंगे वो उतनी ज़्यादा इमोशनल भी होगी, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो। वहीं जो महिलाएं छोटे बाल रखती हैं तो वो कम इमोशनल होंगी, और यही कारण है कि अगर मनोवैज्ञानिक रूप से हम देखें तो जैसे किसी की मृत्यु होती है घर में, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बाल छिलवा लेते हैं। उसका कारण क्या है कि उस पर्सन से रिलेटेड जो मेमोरीज़ आपके बालों में संग्रहित थी, उसको आप जब साफ़ कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस व्यक्ति को भूलने में थोड़ी मदद मिलती है। तो अगर हम देखें तो शारीरिक जो रचना है वो हमारे मन से जुड़ी हुई है, और ठीक इसी प्रकार हमारी जो मानसिक रचना है उससे हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट, शारीरिक रसायन। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शारीरिक रचना के अतिरिक्त व्यक्ति के जैविक कारण में शारीरिक रसायन का उल्लेख भी आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्राचीन काल से मनुष्य के स्वभाव का कारण उसके शरीर के रासायनिक तत्व को माना गया था। जैसे कि जो आशावादी व्यक्ति होगा उसमें रक्त की अधिकता होगी, चिड़चिड़े व्यक्ति में पित्त की अधिकता होगी, और शांत व्यक्ति में कफ की अधिकता होगी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है तो उसके स्नायु या तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस फ्लूइड होते हैं उसकी अधिकता के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, जैसे रक्त में अगर हमने बाहर से प्रवाह कर दिया, जैसे नशा पानी जो लोग करते हैं, तंबाकू, चरस, भांग, गांजा, अगर इनका सेवन करते हैं तो रक्त के घुलने के बाद, यानी कि रक्त में ये चीज़ें जब घुलती हैं नशीले पदार्थ, तो व्यक्ति के शरीर पर उसका असर पड़ता है और उसके मन पर भी इसका असर पड़ता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर। बुद्धि और मानसिक विकास। तो बालक की जो बुद्धि है, उसका जो मानसिक विकास है, उसके हिसाब से ही किसी का जो व्यक्तित्व है उसका निर्धारण होता है। यानी कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति का बुद्धि कितना है,
और उसका कितना मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है। सीखने की प्रक्रिया, उसमें सफलता, ज्ञान अर्जन, निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं का सुलझाना, विषम परिस्थितियों में तालमेल बैठाना उसके बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। यानी कि हमने बुद्धि में वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है ये किन बातों से डिपेंड करता है कि उसकी मेमोरी कितनी है, वो चीज़ों को समझता कितनी जल्दी है, कितनी अच्छी तरीके से समझता है, प्लस विपत्ति के समय में यानी मुसीबत के समय में वो कितना उसका दिमाग काम कर रहा है। समस्या का अगर एक सेंटेंस में कहें तो कोई व्यक्ति किसी समस्या को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेता है, इसके हिसाब से उसको हम उतना बुद्धिमान कहते हैं। यही कारण है कि जो बच्चे मैथ्स में तेज़ होते हैं यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तेज़ होते हैं, हम उनको ज़्यादा बुद्धिमान कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है रुचियाँ और दृष्टिकोण, यानी कि व्यक्ति की जो रुचियाँ हैं, जो उसके दृष्टिकोण हैं, उसके हिसाब से भी उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। यानी कि जो व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होगा, उसको सभी लोग पसंद करेंगे और उसके नतीजा उसके चेहरे पर उसकी खुशी और उसके कारण से उसका शरीर भी अच्छे से कार्य करेगा। इसी तरह से जो निगेटिव व्यक्ति होगा, यानी कि आप खुद देखो, आप किसी दिन बहुत खुश रहते हो, ठीक है, जब आप खुश रहते हो कुछ दिन तो आपके चेहरे पर एक अलग चमक होती है, आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव होती है। और जब आप किसी टेंशन में होते हो, किसी डिप्रेशन में होते हो, तो आपके फेस पर वो सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं। यानी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है, आप झुककर चलने लगते हो, आपका चेहरा थोड़ा लटक जाता है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट है उपलब्धि, अभिप्रेरणा एवं महत्वाकांक्षा का स्तर, यानी कि जिस व्यक्ति का अगर उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है, वो कुछ पाने का प्रयत्न नहीं करता, हमेशा भाग के भरोसे रहता है, कर्म पर विश्वास नहीं करता है। यानी कि क्या कह रहा है कि पर्सनालिटी में यानी कि दो टाइप की पर्सनालिटी है। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा किस्मत को या लक को मानता है, दूसरी ओर वो व्यक्ति है जो किस्मत में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। तो ये कौन से व्यक्ति होंगे, यानी कि जो व्यक्ति लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठे होंगे, वो मेहनत कर रहे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो जो हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति होगा वो बहुत ज़्यादा किस्मत को मानने वाला नहीं होगा। उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कॉन्फिडेंट होगी, उसे स्वयं पे भरोसा होगा बहुत ज़्यादा, वो आशावादी होगा। और इसके विपरीत जिस व्यक्ति की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, यानी कि जिसको लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना है, बस खाना पीना एंजॉय करना है, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से किस्मत पे डिपेंड रहेगा और इतना कर्मठ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यानी कि व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होती है वो भी मनुष्य के पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। नेक्स्ट है संवेगात्मक एवं स्वभावगत विशेषताएं, यानी कि इमोशंस भी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे जिस प्रकार का संवेग होगा व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। जाहिर सी बात है, एक डरा हुआ व्यक्ति और एक नॉर्मल व्यक्ति, दोनों के व्यवहार में अंतर होगा कि नहीं होगा, उसके फेस पर भी दिखेगा, उसके व्यवहार में भी दिखेगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसकी पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखेगी कि नहीं दिखेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होगी, उसके बातचीत में बिल्कुल भी डर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा। ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि जैसी फीलिंग होगी, गुस्से वाले व्यक्ति कि दो व्यक्ति हों, एक जो गुस्से में हो, कोई रिएक्शन ना कर रहा हो, लेकिन आप उसके फेस से देख के क्या बता नहीं सकते कि सामने वाला गुस्से में है? बिल्कुल बता सकते हो ना। यानी कि उसकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीज़ें जो उसके माइंड में चल रही हैं वो उसके चेहरे पर भी दिखने लगती हैं। यानी कि इमोशंस या संवेग भी किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। अब दूसरा है वातावरण संबंधी कारण, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। तो व्यक्ति जैसे भी समाज में रहता है उसी प्रकार से उसका विकास होता है, ना केवल शारीरिक ना केवल मानसिक बल्कि कंप्लीट पैकेज। यानी कि कंप्लीटली जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होगी उस पर कहीं ना कहीं उसके वातावरण का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे जिस प्रकार के वो परिवार में रह रहा होगा, पास पड़ोस में रह रहा होगा, जिस तरह के उसके समूह होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, उस तरह से, जैसा कि एक कहावत है ना अंग्रेजी में कि अ मैन इज़ नोन बाई
द कंपनी ही कीप्स, यानी कि एक मनुष्य को जानना है कि वो कैसा है तो देखो उसकी कंपनी, यानी कि उसके कंपेनियन, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। मनुष्य जैसा होगा उसके दोस्त भी वैसे होंगे। तो दोस्त देख करके आप बता सकते हो कि मनुष्य कैसा है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि आप जिन लोगों के बीच में रहोगे उनकी पर्सनैलिटी का आप पर असर आ जाएगा। दूसरा कि आप जैसे होगे आपको वैसे ही लोग भी पसंद आएंगे, यानी कि सामाजिक कारण भी इनका बहुत बड़ा रोल है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में। दूसरा है पास पड़ोस। अब आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हो उससे भी आपका बहुत असर पड़ता है, किन लोगों के बीच में रह रहे हो। जैसे आपके जो पड़ोसी हैं, जैसा पड़ोस वैसा बालक। हरलॉक के अनुसार बच्चों में अनुशासन की भावना, समझदारी, उत्तरदायित्व, आत्मसम्मान आदि शील गुणों का विकास पास पड़ोस से ही पड़ता है। यानी कि अगर आपके पास पड़ोस में चोर, डकैत, अपराधी ऐसे व्यक्ति अधिक हैं तो बच्चा क्या करेगा, उन चीज़ों को सीख लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को पड़ोस के किसी बच्चे से कंपेयर करते हैं। देखो फलाने का बच्चा कितना तेज़ है, फलाने के बच्चे में ये टैलेंट है। अब सपोज़ करो कि फलाने के बच्चा चोर डकैत हो, तो आप कंपेयर भी किससे करोगे, नहीं कर पाओगे, या फिर आप देखोगे भी तो आपके माइंड पर वैसा ही असर पड़ जाएगा। यानी कि आपके पास पड़ोस में कैसे लोग रह रहे हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप देखो तो उन सक्सेसफुल लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो भी सक्सेसफुल ही होते हैं। आप बड़े से बड़े किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को ले लो तो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे भी क्या होते हैं, वो किसी न किसी मुकाम पर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके एक ही कोई बहुत निकल गया और उनके दोस्त कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि जैसे आप होंगे, आपका पास पड़ोस होगा, उनसे आपकी पर्सनालिटी डिफाइन हो ही जाएगी। आप ना चाहते हुए भी उनसे प्रभावित हो जाते हो। विद्यालय का बहुत बड़ा रोल होता है किसी इंसान के व्यक्तित्व पर। सबसे पहले कहते हैं ना कि बच्चे के जो सबसे पहला टीचर है, एक तो उसकी माँ है, यानी कि वो अपने परिवार से सीखा। दूसरा जब वो अपने स्कूल में गया तो उस स्कूल में भी अपने टीचर को अपना रोल मॉडल मानता है। यानी कि जैसा अगर किसी बच्चे का टीचर उसको बहुत मारता पीटता हो और इन फ्यूचर ये बच्चा आगे जा कर के किसी भी फील्ड में चला जाए, सपोज़ टीचर ही बन जाए, तो ये भी अपने बच्चों को क्या करेगा, उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसा इसको ट्रीट किया गया है। यानी कि जिस तरह का व्यवहार बच्चे के साथ विद्यालय में किया गया है वो उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा। इसके साथ साथ उसने जिस तरह के नैतिक आचरण सीखे हैं अपने शिक्षक से, वो सब भी उसकी पर्सनालिटी में आ जाएंगे। अगर स्कूल में जो टीचर है, स्कूल का टीचर अगर बहुत निराशावादी है, बहुत ही निराशावादी है, यानी छोटी छोटी बातों पे बहुत उदास हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी ये चीज़ें इनडायरेक्टली ही सही, यानी धीरे धीरे वो सारी चीज़ें वो उसके अंदर इंटर हो जाती हैं। यानी बच्चा जिन भी चीज़ों के पास रहता है, जिन लोगों के आसपास रहता है, उसकी पर्सनालिटी का उसके ऊपर असर आ जाता है। सामान्यतः विद्यालय में बालक के सहपाठी ही उसके साथी होते हैं। सबसे ज़्यादा तो अपने दोस्तों से ही सीखता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बारी क्या है कि घर का माहौल बहुत अच्छा है और बच्चे ने कोई ऐसी लैंग्वेज सीख ली, कुछ ऐसी आदत सीख ली जो कि घर में किसी की नहीं थी, तो वो स्कूल से अपने किसी फ्रेंड से सीखा होगा। यानी कि उसके जैसे दोस्त हैं या उसके टीचर जैसे हैं, जैसा उसको माहौल स्कूल में मिल रहा है, इसका बहुत ज़्यादा असर बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ता है। अगर बड़ी आयु या ऊंची कक्षा का विद्यार्थी छोटी आयु या छोटी कक्षा के विद्यार्थी के साथ क्या करता है, अधिकार पूर्वक व्यवहार करता है, और ये व्यवहार स्नेहपूर्ण भी हो सकता है, निर्दयी भी। लेकिन बालक के व्यक्तित्व पर सहपाठियों का अथवा विद्यालय के साथियों का सबसे अधिक प्रभाव खेल या क्रीड़ा समूह के प्रभाव के रूप में पड़ता है। एक क्वेश्चन आपका ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि किसी बच्चे पर जो विद्यालय का प्रभाव पड़ता है वो किस रूप में सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो खेल के रूप में ही पड़ता है। यानी खेल में बच्चा पूरी तरह से फ्री होता है बातचीत करने के लिए, या उसकी रियल पर्सनालिटी, उसका अनुशासन, बेईमानी कर रहा है या ईमानदारी से खेल रहा है, अपनी हार को स्वीकार कर पाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चा खेल के समय ही सीखता है। तो विद्यालय का सबसे ज़्यादा प्रभाव, पढ़ाई से ज़्यादा प्रभाव कब पड़ता है, खेल के समय पड़ता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारण, यानी कि जैसे संस्कार बच्चे को दिए जाएंगे, जिस तरह का घर में
रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन होगा, वो सारे तौर तरीके भी बच्चा घर से ही सीखता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व परीक्षण एवं समायोजन। अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ा है उन सब का रिवीजन ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में एक साथ रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। और देखने में ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी आपको, लेकिन जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आप भूल जाएंगे। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो आज पढ़ा है उसी से, कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके नष्ट हो जाने पर कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। अगर याद है तो तुरंत कमेंट करके बताइए।